तो इसमें हमने लास्ट पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक छोड़ा था। इक्वेशन का नंबर तुम अपने हिसाब से देख लेना, मुझे जहाँ तक याद है हो सकता है कुछ अलग हो। मैं 6 या 7 नंबर दे रहा हूँ इन दोनों को, ठीक है। आगे हम इससे आगे करते हैं 1 मिनट। तो देखो अब ये दो धाराएं हमें मिल गई, I1 व I2। I1 ये पूरे इस किसमें बह रही है, इस पूरे पहले पास में बह रही है, I2 इस दूसरे पास की धारा है। अब इधर देखो तुम, ये I1 धारा इसमें बह रही है पहले पास में, पहले में कौन कौन है, Z1 है, Z3। अब Z1 में सिर्फ I1 ही जा रही है क्योंकि पहले पास की धारा I1 है, तो Z1 में धारा क्या है, सिर्फ तुम्हारी I1 है, ठीक है, I1 धारा है। अब अगर मैं ये हम प्रूफ क्या करेंगे, देखो हम ये प्रूफ करें, मान लो थोड़ा सा मुझे लिखना नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिक्कत हो तो बता देना बच्चों, है मुझे क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब हम प्रूफ क्या करेंगे बच्चों कि ये Z1 में जो धारा है ये I1, इसका मान किसके बराबर होगा। इसका मान हम ऐसा प्रूफ करें कि पहले सिर्फ ये E1 लगा दें, E2 को हटा दें। E2 को हटाने का मतलब है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दें, और यहाँ E2 के साथ कोई आंतरिक प्रतिबाधा दी हुई नहीं है, आंतरिक प्रतिबाधा नहीं दी हुई, तो सिंपल आप इसको जोड़ दो, ये ऐसा जोड़ दिया। तो इस E1 के कारण से इसमें कितनी धारा बहेगी, किसमें, Z1 में, और प्लस करेंगे हम, उतारना नहीं कुछ भी, दिखाई नहीं दे तो बता देना। E2। अब देखो इस Z1 में धारा हमारी I1 बह रही है, हमें पता है कब बह रही है I1, जब ये दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि हमने यहां निकाला था I1 का मान, और I1 सिर्फ इसमें जा रही है Z1 में। ये जो I1 होगी इस Z1 में धारा, इसका मान यदि हम E2 हटा दें, सिर्फ E1 लगाए रखें और वहां पे धारा मान लें इस Z1 में I1 डैश, किसमें मानी है धारा, इसमें, इस पास में नहीं, सिर्फ इसमें, ठीक है ये। और अगर उसका सम करें इसके साथ, अगली बार हम E1 को हटा दें, सिर्फ E2 रखें, और E2 के कारण से इसमें जो धारा बहे उसको मान लें I2 डबल डैश। तो ये जो तुम्हारा समीकरण 6 का I1 है बेटा, ये जो I1 आया है समीकरण 6 का, ये I1 इनके बराबर होगा, I1 डैश प्लस I2 डबल डैश। ये I2 डबल डैश किसके कारण से है, E2 के कारण से, जब E1 नहीं है। ये I1 डैश किसके कारण से, E1, जब E2 नहीं है। ये I1 डैश प्लस I2 डैश अगर I1 के बराबर आ जाए तो हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि हमारा यही स्टेटमेंट था प्रमेय का कि जाल के किसी भाग में प्रवाहित धारा का मान जाल में उपस्थित विद्युत स्रोतों के द्वारा प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होगा, जबकि अन्य विद्युत स्रोत हटा दिए गए हों। देखो पहले हमने E2 हटाया, E1 के कारण से धारा I1 डैश, दूसरे में हम क्या करेंगे, E1 हटाया, E2 के कारण से धारा किसी में उसी में निकालेंगे जिसको प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हम Z1 में हमने I1 निकाली है यहाँ पे, क्योंकि I1 ये लूप में थी, पर यहाँ Z1 में I1 जाएगी, Z3 नहीं ले सकते थे क्योंकि Z1 में क्या जाएगी, I1 प्लस I2 जा रही है, क्योंकि ये I1 ऐसे आ रही थी तो Z3 में जा रही, I2 भी जा रही थी Z3 में, इसलिए मैंने सिर्फ Z1 को लिया है। तो यहाँ पे I1 डैश, अब इसके कारण से I2 डैश, अगर ये दोनों बराबर कर देंगे, हम ये प्रूफ कर देंगे तो हमारी थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। तो हमें यही काम करना है, ठीक है। अब मैं लिखवाता हूं तुम लोग को, इस प्रमेय को सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिखो इसमें बच्चों, माना
Z1 से माना Z1 में विद्युत स्रोत E1 के कारण प्रवाहित धारा I1 डैश है, जबकि विद्युत स्रोत E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। ठीक है, लिख लिया क्या इतना? बोल के बताना बच्चों, पता नहीं लग रहा मुझे, कोई भी बोलो, एक दो तुम में से। ठीक है, लिख लिया? यस सर। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद तुम क्या करो, ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, जल्दी से बना लो एक डायग्राम। हमने E2 हटा दिया है, E2 की आंतरिक प्रतिबाधा कितनी थी, यहाँ कुछ प्रतिबाधा नहीं थी, तो सीधा डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, E2 के साथ कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं लगी हुई थी, इसलिए से सीधा जोड़ दिया। ये हो गया हमारा डायग्राम। ये डायग्राम बना लो। अब देखो, इस डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या निकालना है, ये I1 डैश का मान निकालना है। तो I1 डैश कैसे निकालें बच्चों? यहाँ पे देखो, ओम का नियम मैंने पहली क्लास से बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स उन्हीं को समझ में आएगी जिनको ओम का नियम अच्छे से लगाना आएगा। तो देखो, अब हमें ये I1 डैश निकालनी है। तो ओम का नियम क्या है, नोट मत करना, V बराबर IR होता है ना, यही ओम का नियम है। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। तो हमें I1 डैश निकालना है। तो पहले हमें क्या चाहिए, R का मान चाहिए, दूसरा हमें V का मान चाहिए। तो देखो, V का मान कितना दिया हुआ है, E1। R कितना होगा, इस पूरे परिपथ का R मैं रात में निकालता हूं इधर। इस पूरे परिपथ का R प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिबाधा मैं रात में कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो, Z2 व Z3 आपस में समांतर में है और ये समांतर इसके श्रेणी क्रम में है। तो इसका कुल Z टोटल कितना होगा, देखो ये होगा Z1 प्लस Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। इतना प्रतिबाधा होगी इस पूरे सर्किट की, है ना। तो ये जो स्रोत है E1, ये कितनी धारा दे रहा है, I1 डैश। तो मैं ओम के नियम से कैसे लिखूंगा इसको, देखो अब तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब लिखो I1 डैश बराबर होगा E1 डिवाइडेड बाय प्रतिबाधा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये कैसे आया, किसी को याद नहीं है तो लॉग में लिख लेना, वो सब मैंने जो लिखा था, V बराबर IR ऐसे होता है ना। ये समांतर में तो याद है ना, बताओ क्या है, देखो समांतर में कैसे निकालते हो, दो का यही तो होता है तुम्हारा फॉर्मूला, 1/Z2 प्लस 1/Z3। इससे Z निकालोगे तो ये आएगा Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। ये आएगा, ये दो का, ये दो इसके श्रेणी में है तो ये प्लस हो जाएगा Z1, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा था। अब देखो आगे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करो। ये क्या आ जाएगा हमारा I1 डैश E1 Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। कैसे लिखा मैंने, एलसीएम लिया, ये वाला ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे, इसको फिर गुणा होगा Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 8। इसको कितना दोगे, इक्वेशन नंबर 8। ये आ गया हमारा I1 डैश का मान। ठीक है बच्चों।
नोट डाउन कर लो, जल्दी से करके मुझे बताओ हो गया क्या नोट डाउन इतना। यस सर। हो गया। अब आगे लिखो, आगे लिखो विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत E2 के द्वारा, E2 के द्वारा जाल में प्रवाहित धारा I2 डैश है, जबकि विद्युत स्रोत E1 को उसकी, E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। तो देखो E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करोगे तो तुम्हारा सर डायग्राम ऐसा बनेगा। डायग्राम बना लेना मेरे साथ सर। इस बार हमने E1 को हटा दिया, हमारा मेन डायग्राम कौन सा था यहाँ, इस बार E1 हटा दिया, E2 को रखा, ठीक है। और E2 के कारण से प्रवाहित धारा कितनी मान ली हमने, I2 डैश। तो यहां से हमें मिलेगी I2 डैश, पर हमें निकालनी किसकी है, इस Z1 की, ठीक है। तो अब इसको यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग एक बार डायग्राम बनाओ जल्दी से, सेकंड नंबर, सेकेंड नंबर डायग्राम बनाओ। बना लिया क्या बच्चों? यस सर। हाँ तो देखो एक चीज और देखो इसमें आगे, माना Z1 में प्रवाहित धारा I2 डबल डैश है, ठीक है। I2 डबल डैश है, तो Z1 में प्रवाहित धारा हमारी I2 डबल डैश मानी। कैसे मानी देखो, ये बच्चों ये स्रोत है, धारा यही देगा, इधर से धारा निकली Z3 में गई कितनी, I2 डैश। यहां जब ये पहुंचेगी इस बिंदु पर, हाँ तो यहां पर, तो यहां पर उस धारा को I2 डैश को कितने मार्ग दिख रहे हैं, 2 मार्ग दिख रहे हैं। एक को जा सकती है इस Z1 के द्वारा, दूसरी जा सकती है Z2 के द्वारा। तो यहां पर ये I2 डैश है वो तुम्हारी 2 भागों में बट गई। एक भाग जो इसमें जा रही है Z1 को, उसको मैंने मान लिया I2 ऊपर डबल डैश। तो इस Z2 में कितनी जाएगी, देखो कुल आई थी I2 डैश, इतनी इसमें चली गई, तो बाकी बचेगी वही Z2 में जाएगी। तो Z2 में कितनी जाएगी, I2 डैश माइनस I2 डबल डैश, ठीक है, कितनी जाएगी। कुछ मान लो अगर 10 एम्पियर धारा इधर से आई, 4 एम्पियर इसमें चली गई, तो बाकी 6 इसमें जाएगी ना, वही मैंने यहाँ किया। I2 डैश आई, I2 डबल डैश Z1 में चली गई, तो बाकी बच गई वो इसमें जाएगी, ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। बच्चों लिख लिया,
समझ में आया? फिर से बताऊं क्या? एक मिनट बच्चों, फोन आ रहा है बार बार। हाँ, तो ये समझ में आया? देखो स्क्रीन पूरी आ रही है, ब्लैक बोर्ड पूरा आ रहा है ना ठीक से? ध्यान दो। यस सर। तो देखो बच्चों, E2 में हमारे धारा दी कितनी? I2 डैश। ये गई यहाँ पर, हमने Z1 की धारा मान ली I2 डबल डैश, तो बाकी बचेगी धारा वो इसमें जाएगी, तो पूरी आएगी I2 डैश डबल डैश इसमें चलेगी, तो बाकी बचेगी I2 डैश माइनस I2 डबल डैश इसमें हो गई। तो अब देखो, अब ये डायग्राम ये सब नोट डाउन कर दिया ना, आगे लिखो। आगे लिखो, बोलो। समांतर क्रम में जुड़ी हुई प्रतिबाधाओं, समांतर क्रम में जुड़ी हुई प्रतिबाधाओं में प्रवाहित धाराओं का अनुपात, उनकी प्रतिबाधाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया क्या बोला? समांतर क्रम में ये जुड़ी हुई है, क्या क्या? देखो अभी यहाँ देखो, ये Z1 Z2 समांतर में जुड़ गया, क्योंकि इस पर यहाँ कुछ नहीं है। Z1 का पहला सिरा इधर जुड़ा है Z2 से, Z1 का लास्ट सिरा Z2 से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों इस पर समांतर में है। अब समांतर क्रम में प्रवाहित जो धाराएं होती हैं उनका अनुपात क्या होगा बच्चों? देखो I2 डबल डैश बटे I1 डैश माइनस I2 डबल डैश बराबर होगा तुम्हारा व्युत्क्रमानुपात होगा किसके? इनकी प्रतिबाधाओं के अनुपात के। तो प्रतिबाधाएं क्या है? Z2 बटे Z1, क्योंकि देखो I2 डबल डैश इसमें जाएगी Z1 में, तो ये व्युत्क्रमानुपात नहीं होना था, तो इसलिए Z1 नीचे Z2 ऊपर। ठीक है, ये कैसे आया फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद बता देंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में हम ज्यादा डालना नहीं चाहते। तो ये आ गया। अब इसको देखो, इसको सोल्व करो, हमें क्या निकालना है? हमें I2 डबल डैश निकालना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, गुणा करो, देखो क्या क्या आता है। Z1 I2 डबल डैश, इधर इसको गुणा करो, तो ये देगा Z2 I1 डैश माइनस Z2 I2 डबल डैश। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा? I2 डबल डैश Z1 प्लस Z2। ठीक है, इधर आ जाएगा Z2 I1 डैश, सॉरी I1 नहीं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे I2 है हमारा बच्चों, यहाँ I2 था, I2, ये I2, ये I2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो I2 डबल डैश Z2 बटे Z1 प्लस Z2 I2 डैश, ये आ गया। इसको दो समीकरण हमारा कितना नंबर? 9। इसको समीकरण नंबर 9 दो। निकाल लिया इतना? अब देखो हमें I2 मिल गया, I2 डबल डैश, पर हमें ये I2 सिंगल डैश नहीं पता, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको ओम का वही नियम, ओम का नियम क्या था मैं बता रहा हूँ, V बराबर I अपना, I बराबर कितना होता है? V अपॉन R, वोल्टेज हमारा x पर क्या है? V2, R क्या है? इस पूरे का प्रतिबाधा, तो पूरे की प्रतिबाधा तुम लोग निकालोगे Z टोटल, तो देखो वो कितना आएगा मैं बताता हूँ, Z3 प्लस Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये आएगा। कैसे आएगा? ये दोनों समांतर में
E2 डैश बटे इसको सोल्व कर लो, Z3 प्लस Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, थोड़ा सा सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी 10। समीकरण 10 को समीकरण 9 में रखने पर, समीकरण 10 को समीकरण 9 में रखने पर फटाफट रखो, समीकरण 10 को समीकरण 9 में रख दो। तो हमारा क्या आएगा, I2 डबल डैश बराबर हो जाएगा, देखो ये था Z2 बटे Z1 प्लस Z2 गुणा में था हमारा I2 डैश, I2 डैश का मान ये है, तो ये हो गया T2 गुणा Z1 प्लस Z2, नीचे है हमारा Z1 Z3 Z2 Z3 प्लस Z1 Z2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करो बच्चों, देखो कुछ कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है बच्चों, कुछ कट रहा है क्या इसमें, ध्यान दो, आपस में कुछ कट रहा है। ये Z1 प्लस Z2 काट सकता हूं क्या मैं इधर से, तो I2 डैश आ गया, I2 डबल डैश बराबर हो गया E2 Z2 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2, ये हो गया हमारा समीकरण 11, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 11। नोट डाउन कर लिया गया इतना, यस सर। हाँ तो बच्चों मैंने वो मिला दिया, यहाँ पे समीकरण नंबर था ना हमारा I1 डैश जो पहले निकाला था, उसका कितना नंबर समीकरण था, इस ये जो लिखवाया था इससे पहले एक समीकरण था I1 डैश, उसका नंबर कितना था, 8 नंबर। हाँ तो लिखो समीकरण 8 व 11 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, I1 डैश I1 डैश प्लस I2 डबल डैश, इसको जोड़ो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आएगा E1 Z2 प्लस Z3 ये आ रहा है समीकरण 12, ठीक है। समीकरण 8 और 11 को जोड़ने पे यही आता है क्या, हाँ बोल नहीं रहे, समीकरण 8 में I1 बराबर ये था क्या, हाँ सर। ठीक है, ये आ गया 12। अब तुम हमारे धारा
Z1 में क्या थी I1। समीकरण 6 को देखो बच्चों जरा, समीकरण 6 और 12 को देखो आपस में, दोनों एक ही है क्या? समीकरण 6 और 12 को देखो, यहां पर चिन्ह का माइनस है, तो देखो यहां पर हमें जोड़ना नहीं होगा, घटाना होगा। यहां पे लिखो घटाने पर, तो यहां पर आएगा माइनस, इसको घटाते हैं। क्यों घटाते हैं मैं बताता हूं अभी। तो अब देखो समीकरण 12 व 6 से, समीकरण 6 व 12 से, 6 में देखो ये इसका राइट हैंड साइड और इसका 12 का राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर हो गया तुम्हारा I1 डैश माइनस I2 डैश। ठीक है, नीचे लिख दो इति सिद्धम, थ्योरम सिद्ध हो गई। घटाया क्यों? इसलिए घटाया बच्चों क्योंकि एक बार जब Z1 माना था हम, इधर मैं बताता हूं क्यों घटाया। देखो पहले बार जब हमने I1 डैश मानी थी तो ये धारा इस तरफ जा रही थी। दूसरी बार जब हमने डायग्राम बनाया था E2 के कारण से, E2 के कारण से धारा किधर आ रही थी, देखो इस तरफ आ रही थी, तो इसमें धारा किधर जा रही थी, इस तरफ। E1 के कारण से इधर, E2 के कारण से इधर, इसीलिए ये दोनों घटाया था। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में थी ना, इसलिए उनको घटाया था। ठीक है, इतना ही ये थ्योरम थी, ये थ्योरम सिद्ध होती है ना। आगे लिख दो, अतः थ्योरम सिद्ध होती है। ठीक है, घटाना और जोड़ना जो दोनों एक ही चीज होती है, बस किसका, क्योंकि साइन डिफरेंट था हमारा। I2 हमारी इधर से आ रही थी तो I2 नेगेटिव थी, तो नेगेटिव थी इसीलिए ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, हो गया इतना। लिख लिया क्या? यस सर। हाँ तो